Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. Let us study mole concept and molar masses. So today's topic is mole concept. This you have read in class 9th, but I think there must be some confusions. Today we will clear all that confusions. So first of all we will discuss what is this mole. स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग किसी चीज़ की काउंटिंग के लिए डज़न की बात करते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग वेइंग नहीं करते उनके नंबर से उनको काउंट करते हैं, जैसे 1 डज़न ऑफ बनाना इट मीन्स 12 आइटम्स, या स्कोर की बात करते हैं, स्कोर इज़ हैविंग 20 आइटम्स, या ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस इज़ हैविंग 144 आइटम्स। तो वैसे ही मोल भी एक काउंटिंग ऑफ एंटिटीज़ है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बहुत छोटी चीज़ों को, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ये सब बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे माइन्यूट चीज़ों को हम लोग उनकी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसका? मोल का। ठीक है, दिस इज़ 7th बेसिक क्वांटिटीज़। आपने इस 11th में ही फिज़िक्स में 6 बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर और इंटेंसिटी एंड जो भी आपने 6 पढ़ रखी हैं। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में एक और बढ़ जाता है, हमारे केमिस्ट्री में 7 हो जाता है, दैट 7th वन इज़ मोल। ठीक है, तो मैं उन 6 की बात नहीं कर रही, वो 6 वैसे भी हमारे कोर्स से अभी तो फिलहाल तो डिलीट हो चुका है, आप अभी वो 6 क्वांटिटीज़ फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। 7th की बात हम लोग करते हैं, 7th इज़ मोल। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ बेसिक क्वांटिटी, 7th बेसिक क्वांटिटी विच इज़ रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज़ रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसकी यूनिट हो गई मोल। ठीक है, अब मोल, जैसे हर यूनिट को हम लोग सिंबलाइज करके लिखते हैं ना, इट्स वी आर गिविंग अ सिंबल फॉर एवरी यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द यूनिट और केल्विन इज़ द यूनिट। ठीक है, या लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट हमारी मीटर होती है। ठीक है, और इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडिला यूनिट है। तो ये सारी जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं, उसके अलावा 6 बेसिक यूनिट्स हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट की यूनिट को भी, यानी मोल को हम लोग सिंबलाइज करके लिखते हैं, एंड इन सिंबल फॉर्म इट इज़ रिटन एज MOL, ई मिसिंग रहता है, दिस इज यूनिट। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी, 7th फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ हैविंग यूनिट मोल। ठीक है, अब बात करते हैं 1 मोल है क्या। ठीक है, तो अभी जितना मैंने बोला ये NCERT में कहाँ दिया हुआ है, क्या आपको लिखना है, मैं NCERT पे जब पहुँचूँगी तो आपको बता दूँगी। पहले अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, 1 मोल क्या है? 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप की ही हम बात कर रहे हैं। हमने जब एटॉमिक मास पढ़ा था या मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, तो एटॉमिक मास को जब हम डिफाइन कर रहे थे, वी हैव सीन दैट वी आर कंपेयरिंग द मास ऑफ एवरी एटम विद कार्बन 12। कार्बन 12 को एज एन स्टैंडर्ड हमने लिया, एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मोल की कैलकुलेशन भी कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड मान के की गई है। तो 1 मोल वो अमाउंट है जो ये दिखाता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब 1 मोल एग्जैक्टली इक्वल है उस अमाउंट के जो अमाउंट कार्बन 12 के 12 ग्राम पार्टिकल्स को दर्शाता है। ठीक है, तो मतलब कार्बन 12 को अगर हमने स्टैंडर्ड मान लिया, कार्बन 12 इज़ हियर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन बिकॉज इट इज़ नॉट कार्बन 13 और 14, ये कार्बन 12 हमने यहाँ लिया है। ठीक है, कार्बन 12 का मास हम जानते हैं, एटॉमिक मास इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, तो अब कार्बन 12 का 12 ग्राम जितने पार्टिकल्स को कंटेन करता है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ 1 मोल। ठीक है, अब बात समझ में आई? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ 1 मोल? आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ प्रेजेंट इन
12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हैं वही 1 मोल के बराबर है। ठीक है, चलिए तो हो गई हमारी डेफिनेशन की बात। कार्बन 12 का मास डिटरमाइन किया गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब कार्बन 12 का मास डिटरमाइन किया गया, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, अच्छा, नोइंग दैट अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी मैं आपको मोल के फॉर्मूलाज बता दूंगी हर स्पीशीज़ के रेस्पेक्ट में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस जस्ट हम लोग डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं मोल को। एक तरीके से तो हमने डिफ़ाइन किया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इस कार्बन के एटम्स का मास कैलकुलेट किया गया, और उसके बाद वी नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 ग्राम। अभी हमने बात की, इसको हमने डिफाइन ही इसके बेसिस पे किया है। ठीक है, तो 1 मोल अगर हम कार्बन की बात कहें, 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हमने 1 मोल को डिफाइन किया ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन्स 12 ग्राम। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कितने। ठीक है, हमने ये तो बात कर ली कि कार्बन 12 में के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हैं वही मोल है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल्स हैं कितने, यही हमारा मोल है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे और द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, उन दोनों के बेसिस से हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट अस सी। बिफोर दैट लेट मी रब दिस। ओके, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं हम लोग ना, कार्बन 12 विच इज़ हैविंग 12 ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब अगर इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस वन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है, 12 ग्राम में। तो गिवन मास तो वैसे भी हमारा 12 ग्राम हो गया। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो हमने एक कार्बन 1 ग्राम में जो उसका मतलब एक पार्टिकल का जितना वेट है वो हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से, एंड दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम का हमने मास कैलकुलेट किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोमेट्री से। ठीक है, और हमारा टोटल मास कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपके पास, चलो हम लोग केले के ही रेस्पेक्ट में करते हैं बात। ठीक है, अगर अब मैं बनाना की ही बात करूँ, बनाना में 1 डज़न में 12 बनानाज हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको 1 डज़न का वेट दे दूँ, ठीक है, 1 डज़न का वेट मान लीजिए 144 है। ठीक है, 144 ग्राम है। मैं एग्जैक्ट आप एज्यूम करिए, मैं ऐसे ही बस आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए कि 1 डज़न बनाना आपने खरीदा, उसका वेट 144 ग्राम है। ठीक है, और एक बनाना का वेट 12 ग्राम है। ठीक है, एक बनाना का वेट कितना है, 12 ग्राम। तो आपको अगर नंबर ऑफ बनानास कैलकुलेट करने हैं इन 1 डज़न, तो आप इसको अगर 144 को 12 से डिवाइड करोगे, आपको नंबर ऑफ बनानास मिल जाएंगे ना। कितने मिलेंगे, 12, एंड दैट इज़ 1 डज़न। ठीक है, ये तो मैंने एज्यूम करने के लिए आपको ऐसे ही बताया। तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल में भी कितने पार्टिकल्स होते हैं कैलकुलेट करोगे, तो वो भी आपको ऐसे मिलेगा। मतलब कार्बन 12 का टोटल मास कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, अब उसके एक पार्टिकल का मास भी हमने निकाल लिया, एक एटम का मास भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मास स्पेक्ट्रोमीटर से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये वैल्यू आएगी एग्जैक्टली इक्वल टू 6.022
into 10 to the power 23 एटम्स पर मोल, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर या एवोगैड्रोज कांस्टेंट भी बोलते हैं या एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर क्या कहलाता है? एवोगैड्रोज नंबर, क्योंकि इसको साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो ने ही कैलकुलेट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग एवोगैड्रोज कांस्टेंट कहते हैं। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज़। कार्बन 12 ही नहीं, किसी भी स्पीशीज़ के 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं और ये नंबर फिक्स्ड है, इसीलिए इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, एवोगैड्रोज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कि 1 मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने 9th में भी पढ़ रखा है, मैं उसको रिवाइज करना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोल की। अब हम लोग को मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल किसी भी स्पीशीज़ के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करता है, ठीक है, चाहे वो एटम हो, वेदर इट इज़ मॉलिक्यूल और एनी आयनिक फॉर्मूला, ठीक है, या इन सब के अलावा वो कोई नंबर ऑफ एटम ही हो। इन सब के रिस्पेक्ट में हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए इन सब के रिस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप एक बार याद कर लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एटम के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए? मैं नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एटम विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन, एटम के केस में क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। सब जगह फॉर्मूला सेम होगा, बस किसके रेस्पेक्ट में ये कैलकुलेट हो रहा है ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यही चीज़ मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर हम किसी फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी आयनिक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अगर इसको कैलकुलेट करें, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको अब समझ रहे होगे, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ एटम्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, अगर हमें किसी चीज़ के पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप क्या करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ मास की बात ही नहीं होगी, यहाँ बात होगी जितने भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोज नंबर, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 4 फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इन द केस ऑफ एटम इट विल बी गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, in the case of molecule it will be given mass upon molecular mass, in the case of any ionic compound it will be given mass upon formula unit mass, and in the case of number of atoms it will be equal to given number of particles divided by Avogadro's number, ठीक है। तो ये हमारे 4 फॉर्मूलाज हो गए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, वेदर इट इज़ एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला और एनी पार्टिकल, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एंड दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर विच इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये बात समझ में आई? 1 मोल ऑफ एटम और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, that all contains same number of particles and that is equal to Avogadro's number and that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms per mole। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, तो आप क्या बताओगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, बात करें अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन एटम की, 1 मोल हमने कह दिया, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ वाटर,
contains how many atoms? It will also contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms. जितनी चीज़ें मैं लिख रही हूँ सब कॉपी में आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड. 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड contains how many atoms? It will also contain 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है, तो ये बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया इन सब में आपको कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो वो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. और किसी भी सब्सटेंस में हम नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एटम है तो जितना मास दिया हुआ है उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो जितना मास दिया हुआ है उसको हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, अगर वो कोई आयनिक कंपाउंड है तो जितना मास दिया हुआ है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट मास से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही दिया हुआ है तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम is equal to 1 mole of water, or it is also equal to 1 mole of sodium chloride, because they all contain same number of particles and that is equal to 6.022 into 10 power 23 and that is Avogadro's number. तो मतलब हम Avogadro's number कैलकुलेट हमने कर लिया, हमें मालूम है Avogadro's number क्या है. दिस इज फिक्स्ड नंबर इन 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज. दिस इज फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज मीन्स whether it is atom, whether it is molecule, whether it is formula, whether it is particle itself. अगर किसी पार्टिकल का ही 1 मोल हमने कह दिया तो इसका मतलब it contains how many number of particles? That is equal to Avogadro's number. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ना Avogadro's number. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, मोलर मास की बात करते हैं. ठीक है, मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने 9th में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, अभी आपको कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम मुझे बुक में दिखा नहीं. आप अगर अपनी 9th की बुक को अभी फिर से करने की कोशिश करो तो भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, आप समझ जाओगे उसको. अभी मुझे इसमें दिख नहीं रहा कोई मोल से कैलकुलेट करने के मतलब फॉर्म. जैसे अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. लेट मी रब दिस फर्स्ट. जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इन 144 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है. ठीक है, कंपाउंड यानी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, इसका एक ही मॉलिक्यूल है ना. अब हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा. गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हमने कैलकुलेट करना सीखा था. कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, है ना. तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 44. गिवन मास यहाँ कितना दिया हुआ है 144 ग्राम. यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम. ग्राम में ही लिखेंगे ताकि ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मोलर मास. ठीक है, अभी उसी की बात होगी. अब आपको 44 को इससे डिवाइड कर देना है. एग्जैक्टली तो शायद नहीं कटेगा. ठीक है, जो भी वैल्यू आए मेरे हिसाब से आएगा 3 पॉइंट समथिंग, है ना. तो जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं. इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं. ठीक है, क्या है वो, 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, या आप लिखिए व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यह नंबर ऑफ मोल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 5 लिख लिया आपने. ठीक है, गिवन मास आपको कैलकुलेट करना है, उसको m मान लीजिए. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का 44. तो यानी मास ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 5 इंटू 44 एंड दैट इज इक्वल टू 220 ग्राम. ठीक है,
कोई दिक्कत? मुझे लगता है थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मोल का क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आप अपने 9th वाले क्वेश्चंस करना, 9th वाला मोल वाला चैप्टर फिर से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास क्या है? अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को, 1 मोल मास किसी भी सब्सटेंस का वैसे तो उसके मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास के बराबर ही होता है, ठीक है। फिर से बात करते हैं, अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर वो एटम है तो 1 मोल उसका होगा, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। अगर वो कोई मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही, मॉलिक्यूलर मास। अगर वो कोई फॉर्मूला है या मतलब आयनिक कंपाउंड है तो 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी इक्वल टू इट्स फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो ये क्या है? अगर ये जो 1 मोल है, 1 मोल इज़ डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग इट्स एटॉमिक मास और इट्स मॉलिक्यूलर मास और इट्स फॉर्मूला यूनिट मास। तो अगर हम इसी में सीधे सीधे ग्राम ऐड कर दें, यूनिट ऐड कर दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। 1 मोल तो ये है ही, 1 मोल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। अगर इसी में हमने ग्राम भी लिख दिया, यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर हमने एटॉमिक मास इन ग्राम लिख दिया, देन इट विल बिकम मोलर मास ऑफ दैट एटम, ठीक है। तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास? डेफिनेशन ऑफ मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो लिख लें या मैं अभी लिखवा भी देती हूँ। मोलर मास क्या है? द मास ऑफ एनी स्पीशीज और एनी सब्सटेंस या एनी एंटिटी, आप कुछ भी लिखिए, द मास ऑफ 1 मोल भी ऐड करना चाहिए हमें यहाँ, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस in gram is called its molar mass, ठीक है। So if I am asking what is the molar mass of hydrogen, 1 gram. What is the molar mass of water? इसका molecular mass निकाल लीजिए, molecular mass is 18, 18 के आगे आप ग्राम लिख दीजिए, this is 18 gram, that is molar mass of water. What is molar mass of carbon dioxide? 44 gram. What is molar mass of ammonia? Ammonia NH3, ठीक है। NH3 means nitrogen 14, hydrogen 3, 17. So molar mass of ammonia is 17 gram, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम है तो एटॉमिक मास ग्राम में लिखिए तो वो बनता है मोलर मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिखिए तो वो बनता है मोलर मास, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का अगर मैं आपसे मोलर मास पूछूं, दैट इज़, उसका आप फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लीजिए, उसको ग्राम लिख दीजिए आगे, 58.5 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो आई होप आपको मोल और मोलर मास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको, जितनी बातें मैंने बताई, जितनी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी, आप सब अभी मुझे लिख के दिखाएंगे। यही सेम चीज़ एनसीईआरटी में भी दी हुई है, आप एनसीईआरटी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन फ्री, यू आर वेरी मच फ्री टू आस्क, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।